यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो नीट और जेईई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बायोमॉलिक्यूल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जैव अणु। अर्थात जैव अणु होता क्या है? जैव अणु होता क्या है? जैसे इसमें देखिए कुछ लाइन लिखी है, इसका मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे इट इज़ हार्मोनियस एंड synchronous process of chemical reaction in body which lead to life। इसका मतलब यही हुआ, जितने भी हमारे हार्मोनल प्रोसेस होती हैं, जितने भी हमारे हार्मोन्स जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे लाइफ को चलाने का काम करते हैं, जीवन को व्यतीत करने का काम करते हैं, उसी को हम क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है ना, कि ये कॉम्प्लेक्स जटिल, देखिए इसमें लिखा भी है कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसेंशियल है। वैसे तो हम लोग का क्या होते हैं ना, फूड के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरफ हम बता सकते हैं कि जो फूड के माध्यम से हम लोग जो भी चीज़ अपने बायोमॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, वैसे तो क्या होते हैं हम लोग प्रोटीन जो इसेंशियल हमारे लिए होती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो हम अपने डाइट या फूड के थ्रू हम बाहर से लेते हैं, वो हमारे लिए क्या हो सकती हैं? इसेंशियल है, जाहिर सी बात है ना, ज़रूरी है, ज़रूरतमंद है, उसको हमको लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने भोजन के द्वारा उसे हम अपने मुख के थ्रू लेते हैं। और जो हमें नॉन इसेंशियल्स प्रोटीन्स या जो भी कह सकते हैं फैट होते हैं, उसको हम, वैसे तो प्रोटीन ही है जो इसेंशियल नॉन इसेंशियलिटी को दर्शाते हैं। तो इसमें नॉन इसेंशियल वही हो सकता है जिससे हम क्या होते हैं, हमारे बॉडी में वो क्या बन रहा है, बाहर से हमको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात वो हमारे लिए क्या होता है? नॉन इसेंशियल है, कोई ज़रूरतमंद नहीं है, ठीक है। वो हमारी बॉडी उतनी ही पर्याप्त कर दे रही है, ठीक है। तो इसके बारे में, ये प्रोटीन की बारे में हो सकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वैसे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है बायोमॉलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु। जैव अणु वही है ना, जो हमारे लाइफ को चलाने के लिए जो अणु हमारे मुख्य रूप से हमारे बॉडी में निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं, उसी को हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं या जैव अणु कहते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, वैसे ये फूड के थ्रू ही हम सब डाइट लेते हैं। और आगे हम खास तौर से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? जितने भी हम फूड पार्टिकल्स एंड जितने भी डाइट्स लेते हैं, जो भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, वे अधिकतर तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म ही लेते हैं। जैसे रोटी खाते हैं, रोटी, चावल, दालें, अनाज, ये सब क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। वैसे तो दाल तो मुख्य रूप से अगर पूछी जाए तो क्या होता है? प्रोटीन्स के पार्ट्स बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा हाईलीस्ट प्रोटीनियस पार्ट उसमें प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट खासतौर से उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि हाईली प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स या डाइट फूड होता है क्या? तो दालें जितनी होती हैं, जिससे हम क्या होता है? लेग्यूमिनस फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, जिससे वो फैमिली दर्शाती है जो लेग्यूमिनेसी होती है, उसमें आते हैं, ठीक है। और वैसे नॉर्मल फार्मूला अगर पूछी जाए तो कार्बोहाइड्रेट की, तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट खास तौर से हम किस किस के बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, ये तो हम लोग खास तौर से देखे हैं कि फूड पार्टिकल्स को लेने की प्रोसेस की मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो क्या लेते हैं, इस चीज़ को हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि शुगर हुआ, जैसे इसमें दिया है, देखिए शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, स्टार्च हुआ, यही है सब कार्बोहाइड्रेट जो खास तौर से हम लोग
एक भोजन के थ्रू या जो समझ लीजिए जिसके थ्रू हम अपने बॉडी में लेते हैं, इसका जनरल फार्मूला यही होता है, जिसे CxH2O का Y, अर्थात इसका मतलब यही हो सकता है कि मान लीजिए जितना हम C ले रहे हैं, जितना हम C ले रहे हैं, अर्थात यहाँ X उस चीज़ को दर्शा रहा है नंबरिंग, इवन या ऑड। वैसे तो इवन या ऑड इसमें माने नहीं रखता, वैसे तो दोनों तो इसमें होते हैं ना। तो इसमें ये C जो होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ये H2O पूरे ये टोटल वाटर। वैसे तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दो ही चीज़ से तो खास तौर से मिलकर बना होता है, दो ही चीज़। वैसे कंपोनेंट में अगर ले तो दो ही चीज़ होता है, कौन? पहला होता है कार्बन, दूसरा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। वैसे तो अब कुछ लोग इसमें सोचेंगे कि अरे गलत आप बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन और वाटर और हाइड्रोजन। अरे भाई हाँ, मान रहे हैं ना, इसमें वाटर में तो वैसे दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो उसमें क्या होता है एक्चुअली मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर तो खुद एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखें तो वैसे उसमें तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर पूरा टोटल पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो खास तौर से अगर पूछे तो CHO, अर्थात ये रट लीजिए एक ट्रिक है, CHO अर्थात कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एटम्स इसमें खास तौर से होते हैं। अब ये ना पूछे जाए कि इसमें कार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक पूरे कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर इसमें नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे में हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, उसी चीज़ को मैंने आपको आप लोग को बताया हूँ। जैसे हाइड्रेटेड, देखिए हाइड्रेटेड का ऑफ कार्बन इसी को बोलते हैं, सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जैसे आप ग्लूकोज का ही ले लीजिए, जैसे C6H12 6 है, ठीक है, तो कार्बन हम 6 लिए हैं, तो अब जाहिर सी बात है वाई भी तो उतना ही लेना पड़ेगा। तो जैसे अब वाई अभी 6 ही होगा, जाहिर सी बात है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, अर्थात जितना हम x लेंगे उतना ही क्या लेंगे, ये y भी इसमें लेंगे, ठीक है। तो x देख लीजिए, जैसे हम C6H12 6, ये फार्मूला होता ही है, C6H12O 6, ये होता है ना, C6H12O 6 के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। चूँकि हम कार्बन कितने ले रहे हैं, 6 कार्बन 6। अब जाहिर सी बात है हमको इस फार्मूले में रखना है, तो आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए इसमें, क्योंकि वाटर वाले में मल्टीप्लिकेशन करते 6 दूना 12, ठीक। तो इसमें 12 यहाँ पर हम लिख दिए। इसके बाद अब कितने का वाटर ऑक्सीजन के साथ उतने ही जितना हम कार्बन में लिए थे उतना भी तो वाई में लेंगे, तो इसलिए तो हम 6 दूना 12 वाटर में जोड़ दिए, ठीक है। और उसी तरफ का होता है ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा। बस इसमें इतना ही देखना था। और आगे जैसे आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को, वैसे कंपोनेंट्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन खास तौर से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें लॉजिक वाली बात तो ठीक है, वो इस चीज़ को दर्शा रहा है ग्लूकोज, ठीक है। इसी चीज़ को, इसी फार्मूले को कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वैसे तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा जाएगा, जैसे एग्जांपल कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन ये इस जनरल फार्मूले, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले को पूरी तरह से शो करते हैं। जैसे आप ले लीजिए, ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है एसिटिक एसिड, CH3COOH, जनरल फार्मूला यही है। देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह दर्शा सकते हैं कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक। अब इसमें इसी चीज़ फार्मूले को ये दर्शा रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि बट इट इज़ नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि भाई वो एसिटिक एसिड है ना, वो एक एसिड है। और जैसे कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है ना, ये दो एक्सेप्शन है, जैसे कि इसका एक्सेप्शन अगर मान लिया जाए तो ये होता है रेफनोज C6H12O5, यहाँ पर O6 नहीं है, यहाँ O5 है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो इस चीज़ को खास तौर से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो जनरल फार्मूला कुछ एक्सेप्शन भी केस आ जाती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ एक्सेप्शन, आपको 2 ही एक्सेप्शन मैंने खास तौर से बताया, जो एक तो कार्बोहाइड्रेट को के जनरल फार्मूले को शो नहीं कर रहा है, और दूसरा ये चीज़ है कि वो तो एकदम कार्बोहाइड्रेट तो है, ये कार्बोहाइड्रेट देखिए रेफनोज जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है,
डू नॉट फिट इन द डिफिनेशन, लेकिन ये डिफिनेशन में शो ही नहीं हो रहा है, ना जनरल फार्मूले को मान रहा है, लेकिन ये है एक यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड, ये कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है कि इस मतलब जनरल फार्मूले को शो कर रहा है। और यहाँ पर रेफनोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन ये अभी क्या बातें हैं इस जनरल फार्मूले को शो ही नहीं कर रहा है। तो ये दो एक्सेप्शन हैं जिन्हें हम लोग को खास तौर से याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये यही सब पूछे जाते हैं। जैसे अब देख रहे हैं हम लोग आगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब अर्थ होता क्या है, इसके बारे में खास तौर से हम देखेंगे। ये लाइन जो लिखी है यहाँ पर देखिए, जिससे मिल्क इज लैक्टोज, वैसे लैक्टिक ये मिल्क लैक्टोज खास तौर से तो उसमें पाया जाता है, लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। तो लैक्टोज शुगर उसमें कहने का मतलब इसी के नाम ही से उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टेट प्रेजेंट होते हैं। अर्थात से बोल सकते हैं मिल्क प्रोटीन क्या होता है, केसिन होता है, ठीक है। और इसमें लैक्टोबैसिलस खासतौर से इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब मिल्क को जब दही का फॉर्म देते हैं, मतलब कर्ड के फॉर्म में देते हैं, तब इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस तो होते ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अब यही क्या होता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजन, वैसे तो क्या करता है इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस, इसमें खास तौर से उनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध का क्या होता है कन्वर्ट क्या होता है, दही माने कर्ड में प्रेजेंट मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लैक्टिक एसिड की मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती हैं, जिसे हम क्या होते हैं खास तौर से बोलते हैं इसे, तो लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होती हैं, बैक्टीरिया जो होती हैं, उनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है ना कि लैक्टेट डिहाइड्रोजनेशन खास तौर से उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और मिल्क में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो क्या कर देता है कि लैक्टिक एसिड जो कर्ड प्रोटीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन केसिन पर रिएक्शन करके क्या कर देता है, उसे पैराकेसिनेट में कन्वर्ट करता है। ठोस पैराकेसिनेट, जो दूध का फटना हम लोग खास तौर से बोलते हैं, तो ठोस पैराकेसिनेट में उसे तोड़ देता है, बना देता है। उसके बाद धीरे धीरे और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज का संख्या निरंतर बढ़ता जाता है, और अंत में क्या होता है, वो एक कर्ड का मतलब दही का फॉर्म रूप धारण कर लेता है, जिसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा, वैसे तो इसलिए कहते हैं कि दूध से बेटर दही क्यों होती है, दूध पीने से बेटर दही का खाना क्यों होता है, क्योंकि दही में खास तौर से होता है ना कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, तो उसमें क्या होता है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जितनी होती हैं उनकी मात्रा पहले तो बढ़ जाती है, और उनमें खास तौर से ये होता है ना कि उसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड बैसिलस होती हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होती हैं, ठीक है। और वो विटामिन B12 का ज़्यादा हम लोग क्या कर देती हैं, मात्रा उसमें बढ़ा देती हैं, इसीलिए क्या होता है। और वो जाहिर सी बात है विटामिन B12 वो हमारे लिए क्या कर देता है, वो खास तौर से हम बताएंगे तो वो साइनोकोबालामिन, खास तौर से विटामिन B12, जिसे खास में केमिकल उसका नेम ही होता है साइनोकोबालामिन, अर्थात कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है, जो परनिसस एनीमिया में खास तौर से वो लाभदायक होता है। और इसकी अगर कमी हो जाती है तो हम लोग को परनिसस एनीमिया जैसा रोग हो जाता है, और इसमें इसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, परनिसस एनीमिया नहीं होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस रोग के लिए ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है, ठीक। इसलिए कहा जाता है कि दूध से कहीं बेटर दही होता है, क्योंकि इसमें आपको बता ही दिए कि विटामिन B12 का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का अर्थ ही होता है भाई ना, वैसे कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड्स, इसे खास तौर से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, ठीक है। सैकरस मीन्स शुगर होता है, अर्थात शुगर माने मीठा, जिसे खास तौर से हम लोग बोलते हैं मीठा, ठीक है। और अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट खास तौर से ब्रॉडली रूप से अगर देखी जाए तो यहाँ पर क्या होते हैं, तीन भागों में, तीन ग्रुप्स में इसे बांटते हैं, जिसमें
पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड एंड तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे कि मोनोसेकेराइड, अरे यार मोनो का मतलब भाई यही होता है कि मोनो मतलब एक, अर्थात अगर मान लीजिए हम भोजन का कण कोई भी, या हम रोटी ही ले रहे हैं, तो रोटी को हम मैस्टिकेशन करने के बाद, मुंह के द्वारा मैस्टिकेशन खूब करने के बाद उसे क्या कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं। ठीक, स्वेलिंग करते हैं अर्थात वो हमारे क्या होता है कि मुंह के थ्रू, हमारे बकल कैविटी के थ्रू पूरा उसमें क्या होता है, मैस्टिकेशन होने के बाद वो एक बोलस का फॉर्म करता है। बोलस क्या हो जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। किसके थ्रू, किसके थ्रू, क्योंकि उसमें सलाइवा क्या कर देता है, सलाइवा उसे पूरा मैस्टिकेट करके एक बोलस का फॉर्म देता है, और वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू स्टमक में जाकर वो हमारे क्या होता है कि उसमें HCl खास तौर से होता है। तो HCl इसलिए हम लोग कहते हैं कि मोनोसेकेराइड एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे रिएक्शन आगे हम देखेंगे तो उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अगर वो हाइड्रोलाइसिस केवल एक, हाइड्रोलाइसिस के बाद केवल एक ही कंपोनेंट अगर दिखा रहा है तो वो क्या होता है, वो मोनोसेकेराइड ही होता है। अगर दो, जैसे कि हम लोग जैसे सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज, तो उसको हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो वो किस में हाइड्रोलाइसिस होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज है क्या, यही हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। अर्थात हाइड्रोलाइसिस का मतलब जब पेट में जाता है तो उसका क्या होता है, टूट जाता है, शुगर टूट जाता है, सुक्रोज टूट जाता है। किस दो भाग में, कौन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, यही होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स के अंतर्गत है। उसे डाइसेकेराइड भी बोल सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है। जैसे मोनोसेकेराइड से कुछ उदाहरण, तो वैसे तो अब मोनोसेकेराइड्स का अगर देखी जाए तो 20 मोनोसेकेराइड्स आर अकर इन द नेचर। ठीक है, जिसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज होते हैं। ठीक, अब ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ओलिगोसेकेराइड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इसमें लगभग 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स के एक यूनिट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के दौरान बनते हैं। इसी ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग भोजन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मोनोसेकेराइड में खास तौर से ये होता है ना कि लगभग ये 20 मोनोसेकेराइड्स को मिलकर एक मोनोसेकेराइड का फॉर्म, खास तौर से क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में क्या होता है, मोनोसेकेराइड एक्चुअली में होता है 20 का मोनोसेकेराइड्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, तब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन 2 से लेकर या 10 तक ले मोनोसेकेराइड मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, तब इसे ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में खास तौर से हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड, इसमें क्या होता है, यील्ड इज द लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। इसमें वही आपको बोले ना कि पॉलीसेकेराइड एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, ठीक है, वो स्टमक में हमारे गया, ठीक है, तो स्टमक में जाने के बाद वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, अर्थात कहते हैं लोग कि क्या होता है, पेट में पचने का मतलब यही होता है भाई कि जितना से जितना ज़्यादा टूट जाए तो उसे तोड़ा जाता है। HCl के थ्रू स्टमक में मतलब क्या होता है, उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो तोड़ने के बाद जितना से जितना छोटा हो जाए हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, उसी को बोलते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में एक्चुअली में होता क्या ना, हाइड्रोलाइसिस के इतने से लार्ज नंबर ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट में तोड़ा जाता है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, तो उसी को पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटी अगर बात करें तो छोटी यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ नोन एज द पॉलीसेकेराइड्स। एंड देखिए इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। हाँ, पॉलीसेकेराइड कभी भी मीठा नहीं टेस्ट देता है। हाँ, कुछ लोग जानते हैं, मान रहे हैं, जैसे ओलिगोसेकेराइड्स में आपका क्या होगा, उसमें तो उसके अंतर्गत ये भी आ सकता है, सुक्रोज आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा। ठीक है,
और लैक्टोज आ जाएगा। तो ये सब क्या होती है, ये मीठी माने ये मीठा होता है, मीठा होता है। लेकिन पॉलीसेकेराइड, ये सभी सेकेराइड्स होते हैं, ये मीठा होता है। लेकिन पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये मीठा नहीं होता है, इनका स्वाद मीठा नहीं होता है। क्योंकि ये इन्हें देखिए यहाँ पर लिखा है कि पॉलीसेकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। हाँ, हेंस यदि ये क्या बोल सकते हैं, इनको नॉन शुगर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसीलिए संक्षिप्त में सीधी सीधी वर्ड में हम लोग बताएं तो इसको जानने की कोशिश करें तो पॉलीसेकेराइड कभी मीठी अवस्था अर्थात अपना मीठा स्वाद नहीं देते हैं, और इन्हें हम इस तौर पर हम नॉन शुगर बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अब हम लोग विस्तार रूप से अगर देखें तो जैसे मोनोसेकेराइड्स के बारे में, मोनोसेकेराइड्स के में क्या क्या होते हैं उसके नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वैसे तो मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, रेमनोज हुआ, तो ये सब क्या है, ये सब मोनोसेकेराइड्स के ही उदाहरण हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे मोनोसेकेराइड्स। जैसे मोनोसेकेराइड्स को उनके कार्बन एटम के आधार पर उन्हें हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, उन्हें हम बांटते हैं मोनोसेकेराइड्स को। ठीक, और इन्हें जिसमें दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप खास तौर से उसमें होता है और कीटोन ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये दो एल्डोज ग्रुप एंड कीटोज ग्रुप खास तौर से इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप इस लाइन में देख लीजिए कि मोनोसेकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं एल्डोज। अगर यदि उनके अंदर उनके केमिकल कंपोनेंट्स में अगर कीटोन ग्रुप अगर लगा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन मोनोसेकेराइड्स को कीटोज बोलते हैं। ठीक, जैसे अब कुछ उदाहरण इसमें दिया है, उनका नाम भी दिया है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड्स इसमें खास तौर से हम देखेंगे, जिसमें 3 कार्बन नंबर अगर है उसे ट्राइओज बोलते हैं। अगर इसी में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप इनमें जुड़ा है तो अभी इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डो कीटोज बोलते हैं, एल्डो ट्राइओज बोलेंगे। और यही कीटोन ग्रुप इसमें लगा हुआ तो भाई इसमें क्या बोल देंगे, कीटो ट्राइओज बोल देंगे। ठीक है, बस इतना ही है। इसी के नाम के अंत में देखिए सफिक्स इसमें खास तौर से वही जोड़ेंगे, एल्डो अगर कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अगर जुड़ा है तो उसे एल्डो जोड़ेंगे, अगर इसमें कीटोनिक ग्रुप जुड़ा है तो इसे हम कीटो लगाकर आगे सब जितना जिसमें जैसे हम देख लीजिए कार्बन के एटम अगर 3 हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइओज बोलेंगे। अगर 4 है तो इसे क्या होता है, टेट्रोज बोलेंगे। अगर 5 है तो इसे पेंटोज बोलेंगे। अगर 6 है तो इसे हेक्सोज बोलेंगे। अगर 7 है तो उसे हेप्टोज बोलेंगे। ठीक है, अब बस इसमें हमको क्या करना है कि केवल इसमें एल्डिहाइडिक अगर ग्रुप उसमें जुड़ा है तो इसे एल्डो हेप्टोज बोल देंगे, और ये इसी में अगर क्या होता है कीटोनिक ग्रुप है तो उसे हम कीटो हेप्टोज कहेंगे। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक, और अब हम लोग देखेंगे, हाँ इसमें खास तौर से मोनोसेकेराइड्स में अगर हम लोग को देखना होगा तो हम लोग देखेंगे ग्लूकोज के फॉर्म को, और जितना भी हम बायोमोलिक्यूल्स अगर देख रहे हैं तो उसमें खास तौर से बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज के बारे में ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है भाई। इसमें हम यही ग्लूकोज एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जिसमें मोनोसेकेराइड्स की एक मुख्य या बोल सकते हैं छोटी से छोटी यूनिट्स खास तौर से इसी को बोलते हैं। जिसे अगर ग्लूकोज की मात्रा अगर हम बहुत ज़्यादा अगर देखें तो बहुत ज़्यादा अगर स्वीटिंग अगर देखें तो वो स्वीटिंग फ्रूट जैसे ये फ्रूट्स होते हैं और हनी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा जो नेचुरली रूप से हम लोग पाते हैं। जैसे अगर देखें तो ग्लूकोज की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा अगर देखने को आपको मिलेगी तो वो राइप ग्रेप्स में, सूखे हुए ग्रेप्स में अगर आपको मिलेगी, या पके हुए ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे हम लोग बनाते हैं, ग्लूकोज कैसे बनता है, कैसे हम लोग उसको देखेंगे तो ये देखिए सुक्रोज को क्या कर सकते हैं HCl के साथ, देखिए यहाँ पर दिया है ये प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें पहला देखेंगे सुक्रोज, जिसे सुक्रोज खास तौर से क्या बोलते हैं, कैन शुगर बोलते हैं। ठीक,
सुक्रोज को कैन शुगर, या गन्ने से भाई जो भी शुगर मिलती है उसी को हम कैन शुगर बोलते हैं, ठीक है। और कैन शुगर उसी को बोलते हैं। और सुक्रोज को जब हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, जब इसे उबालते हैं डाइल्यूट HCl के साथ या HCl के साथ, या तो और H2SO4 भी ले सकते हैं इन एल्कोहलिक सोल्यूशन में, डाइल्यूट HCl के साथ ले सकते हैं, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपको आगे बताइए कि ये टूट जाता है। और हमको क्या होता है, इक्वल अमाउंट में ये क्या मिलता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल जाता है, ठीक। जैसे अब आगे देखेंगे हम लोग, देखिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है निटोलॉजी के लिए। इसमें हम लोग देखेंगे सुक्रोज, वैसे तो माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज का फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम होता है, बट इसका नेमिंग बस चेंज होता है। और इसके केवल कार्बन के नंबर में एल्डिहाइड की मात्रा, एल्डिहाइड का पोजीशन और कीटोज का पोजीशन चेंज होता है, बट केमिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम होता है। जिसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में इसकी क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम में हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है, ठीक है। तो आगे इसी के अंतर्गत बहुत अध्ययन में देगा कि अल्फा डी ग्लूकोज देता है कि बीटा डी ग्लूकोज देता है, कि अल्फा डी फ्रक्टोज देता है कि बीटा डी फ्रक्टोज देता है। तो आगे इसमें जब केमिकल नेचर में पढ़ेंगे इसके फार्मूले में, तब उसमें दिया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे स्टार्च। हाँ, तो स्टार्च क्या होता है, जितने भी प्लांट्स अपना भोजन खास तौर से स्टार्च के रूप में ही बनाते हैं, और स्टार्च को हम सेलुलोज के भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, जितने भी प्लांट्स होते हैं एक्चुअली में वो क्या होता है, स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, और उसे खास तौर से सेलुलोज उससे बोल सकते हैं। स्टार्च सेलुलोज में कोई खास अंतर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी स्टार्च मिलकर सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी जैसे और मान लीजिए इसका जिस तरह हम लोग में ग्लाइकोजन होता है, तो हम लोग क्या होता है, ग्लाइकोजन को अपने फूड के रूप में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, या उसे रख लेते हैं, ठीक है, फैट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्च एंड सेलुलोज जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस इसमें दिया है। जैसे ये ग्लूकोज हुआ, ठीक है, पहला इसमें दिया है, दूसरा एंड तीसरा, ये रिएक्शंस हैं जो इसका देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिए ना। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक। अगर हम ग्लूकोज को HI के साथ, मैंने HI आयोडोहाइड्राइड के साथ, अगर HI के साथ इसको हम हीट कर दे रहे हैं, तो क्या बनता है, N हेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसी का हम रिएक्शन कराते हैं, अगर इसी का रिएक्शन हम कराते हैं, थर्ड में इसी का रिएक्शन हम कराते हैं NH2OH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्मेशन करता है ग्लूकोऑक्सामाइन। ये खास तौर से NH2 हाइड्रोजाइन बोलते हैं, हाइड्रोजाइन का प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये 2 बार ये प्रोसेस चलता है। 2 बार प्रोसेस चलने के बाद ये फॉर्मेशन करता है ओसाजोन का, और फिर HCN के साथ देन रिएक्शन करते हैं, तो ये फॉर्मेशन करता है किसका, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। साइनोहाइड्रिन, दिस मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज द साइनोहाइड्रिन। ये क्या होता है, ओसाजोन। ये देखिए इसमें पूछा भी जाता है कि NH2 खास तौर से हाइड्रोजन उसे बोलते हैं, तो हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यहाँ पर खास तौर से 3 मॉलिक्यूल्स टोटल लग जाते हैं हाइड्रोजन के, तो भी ये फॉर्मेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ओसाजोन। इसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज का जब रिएक्शन करा देते हैं HCN के साथ, तो फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रिन का। एंड देन अगर हम
चौथे रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये नेट और जेईई में सीधे एनसीईआरटी का लाइन आता है। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर ग्लूकोज, ये है आपका ग्लूकोज का अगर रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड कोई चीज़ नहीं होता है। देखिए खास तौर से ब्रोमीन वाटर का यूज तब किया जाता है जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, खास तौर से एल्डिहाइड एंड कीटोज को, अगर हमको एल्डिहाइड को मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो खास तौर से में क्या कर देता है, ब्रोमीन वाटर ले लेते हैं, टोलेंस रिएजेंट ले लेते हैं, फिलिंग सोल्यूशन ले लेते हैं, बेंटेक्ट सोल्यूशन ले लेते हैं, ये सब लेते हैं जो एल्डिहाइड को खास तौर से क्या होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने का काम करते हैं। और पांचवी रिएक्शन है, ये भी बहुत पूछी जाती है रिएक्शन, जिसे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, इसे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आपका मॉलिक्यूल्स होता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर देते हैं तो क्या बनता है, ये फॉर्मेशन सीधे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है, ठीक। और छठवीं रिएक्शन, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए छठवीं रिएक्शन है, इसमें लिखा सब यही है जो इस रिएक्शन के बारे में हम पूरे टोटल बताएंगे, यही सब लिखा है, बस इसी चीज़ को हम बता रहे हैं हमको। जैसे ये ग्लूकोज है जब इसका रिएक्शन कराते हैं, माने ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे भैया, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इसका रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ या HNO3 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो भी ये क्या होता है, सेक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। सेक्रिक एसिड में होता क्या ना कि एक एल्डिहाइड ग्रुप एंड एल्कोहलिक ग्रुप दोनों को क्या किसमें चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और इसी को हम क्या करते हैं, सेक्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोनिक एसिड का भी अगर हम ऑक्सीडेशन कर देना है, देखिए ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर देना है तो वो डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है, सेक्रिक एसिड में। बस यही एक इम्पोर्टेंस इसमें है। और आगे हम देख रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे, और इतना ये सब रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना वो सब, जैसे साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे, सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे और माल्टोज के बारे में पढ़ेंगे। और आगे तक हम देखेंगे तो स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन, फैट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड विटामिन्स के बारे में, एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में खास तौर से पढ़ेंगे। थैंक यू।